मताब हैदर साहब, आपसे शुरू करते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल में कीमतें बढ़ाने के लिए कोई हमें प्रीटेक्स्ट नहीं चाहिए होता, मगर आजकल तो जंग की सहूलत भी मौजूद है। मगर ये फरमाइए कि जितनी कीमतें हमने बढ़ाई हैं, पहले तो जंग के तनाजुर में देखें, जिस तरह पेट्रोल बढ़ा था और उसमें एकदम से स्लैब की उन्होंने कीमत, खित्ते में इस तरह कीमतें नहीं बढ़ी थी, तो एक तो वो किस हद तक जस्टिफाइड थी, एंड सेकेंडली इस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा कि अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक जो कीमतों का एक आने वाला है, ये जो फर्टिलाइज़र की वजह से या जो ज़राई अजनास हम 13-14 बिलियन डॉलर की ज़राई मुल्क होते हुए हम इंपोर्ट करते हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ प्राइस शक्ल बन रही है आने वाले दिनों में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। एक तो पहली बात ये है जी कि ये अगर मैं नंबर्स पहले ज़रा सामने रख दूँ तो IMF ने भी और हुकूमत पाकिस्तान ने भी जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं उन्हें रिवाइज़ किया है, लेकिन अभी भी जो हुकूमत पाकिस्तान ने इन्फ्लेशन का टारगेट अगले साल का रखा है, IMF का कोई 8.4% है और जो हुकूमत पाकिस्तान है कोई 8.6% के लगभग की बात कर रहे हैं। ये ऑन एवरेज जो है ये बिलो रखा है। इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट और जो लोग पाकिस्तान की इकोनॉमी को समझते हैं वो ये कह रहे हैं कि बाय एंड जून इन्फ्लेशन 14 से 15% के दरमियान खड़ी होगी और अगले माली साल के दौरान जो ऑन एवरेज इन्फ्लेशन है, चूँकि एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है तो ये जो फ्यूल की प्राइसेस है इन्होंने कम नहीं होना या तेज़ी से कम नहीं होना, कम से कम पहले 3 से 6 माह के दौरान। तो ऑन एवरेज यहीं रहेंगी जितनी हो चुकी हैं या ऊपर जा सकती हैं? ऊपर भी जा सकती हैं, डिपेंड करता है कि अब ये जो पीस निगोशिएशंस हैं ये किस करवट जो है वो बैठती हैं, लेकिन कम नहीं होनी प्राइसेस। तो ऑन एवरेज जो अगले साल की इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट के अंदर रहेगी और 11% के लगभग रहेगी। इसका मतलब ये है कि आपको मज़ीद मॉनेटरी टाइटनिंग करनी पड़ेगी और पाकिस्तान के लोगों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमने पिछले 2-2.5 साल पहले 38% की इन्फ्लेशन भी देखी है, तो 38% के ऊपर सिंगल डिजिट के अंदर आई, पहले 4 से 5% के दरमियान, 6% के दरमियान, और अभी उसके ऊपर जो है वो अगर डबल डिजिट के अंदर अगले माली साल के अंदर इन्फ्लेशन रहती है तो पिछले 5 सालों के दौरान पाकिस्तान में अल्टीमेट यही रिज़ल्ट होना था कि गुर्बत में इजाफा और बेरोज़गारी में इजाफा। चूँकि इसको इकॉनमी की टर्म में कहते हैं स्टैगफ्लेशन। पिछले 5 साल से ये मुल्क स्टैगफ्लेशन की सूरत हाल से गुजर रहा है कि स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन, जी बिल्कुल, कि लो ग्रोथ हायर इन्फ्लेशन। हाँ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के लोगों के लिए कोई अच्छी खबर आइंदा माली साल के दौरान भी नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा साहब, मसला ये है, अभी काश साहब ने बात की और मेहताब साहब ने बताया, ये मेरे हाथ में एक तकरीर पड़ी हुई है। अभी फिर दोबारा बजट आ रहा है और ये तकरीर है सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की, जो कि वज़ीर ख़ज़ाना है। आप तो मईशत के जो है अशारिये आपकी टिप्स पर हैं। गुज़श्ता बजट की जब तकरीर कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स की बात की थी। जो हम बात करते हैं, जब गुर्बत की बात करते हैं, जब महंगाई की बात करते हैं, चोरी रोकने की बात करते हैं या तजारत को बेहतर करने की बात करते हैं, तो उस वक्त सामने क्वेश्चन ये आता कि रिफॉर्म्स, और रिफॉर्म्स की बात की जिसमें FBR की रिफॉर्म्स की बात की गई, उसमें एनर्जी रिफॉर्म्स की बात की गई, SOEs की रिफॉर्म्स की बात की गई, और तीनों सेक्टर जो हैं उनमें से रिफॉर्म्स तो एक साल में काफ़ी तमगे भी मिल चुके हैं वज़ीर तवानाई को, और मोहम्मद अली साहब ने भी तमगा ले लिया। अब तमगा गारी साहब को भी मिला। हाँ जी, उनको भी तमगा मिल गया। लेकिन क्या सर FBR की रिफॉर्म्स हुई? 680 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आपके ही खबर है। और क्या टैक्स चोरी रुकी है? क्या टैक्स कलेक्शन बेहतर हुई है? क्या जो 680 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है हम उसको शॉर्टफॉल कहेंगे या टैक्स चोरी कहेंगे? और दूसरी ये है कि क्या एनर्जी में रिफॉर्म्स हुई? क्या कैपेसिटी पेमेंट से जान छूटी? और मियां शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया था कि एनर्जी को तो आप मेरे से बहुत ज़्यादा बेहतर समझते हैं। जो लाइन लॉसेज हैं, जो चोरी है, वो अपनी जगह पे मौजूद है। और चूंकि इस चोरी का इम्पैक्ट आता है, आपको पता है, सर्कुलर डेट के ऊपर। सर्कुलर डेट क्या है जी? कंपनियों को अदायगियाँ जो हुकूमत ने करनी होती है वो कर नहीं पाती, जो बिजली खरीदती है पावर प्लांट्स को, तो उसको कम कर दिखाने के लिए उसके इम्पैक्ट जो है पावर प्लांट्स के ऊपर बजट में हर साल 300-400 अरब रुपया सिर्फ इस चीज़ का रखा जाता है कि जो मुल्क के अंदर बिजली की चोरी हो रही है, जो लाइन लॉसेज है, जो
सिस्टम की इनएफिशिएंसी है, वो बजट से पैसा दिया जाता है। पिछले साल ये जो साल चल रहा है इसमें 430 अरब रुपया था और अगले साल के बजट में कुछ 300 अरब रुपये सिर्फ इस मद में ये रख रहे हैं कि चोरी हो रही है, इनएफिशिएंसी है, लेकिन चूंकि कंपनी को पैसा भी मिलता रहे तो ये पैसे बजट से टैक्स पेयर्स को उतने टैक्स ज़्यादा लगा के वो उनको दे दिए जाते हैं। इस्लाहात जो तवानाई के शोबे में है कोई ऐसा कोई ख़ास नहीं हो रही, अगर होती तो ये सर्कुलर डेट जो आज से 10 साल पहले ज़ीरो हो चुका होता। 4 साल तो इनको भी हो गए हैं क्योंकि बढ़ गया वो कुछ कम इसलिए हुआ कि कर्जा ले लिया कमर्शियल बैंकों से, कर्जा लेके कुछ आपने जो पिछले वाला सर्कुलर डेट था वो आपने अदा कर दिया और नया फिर जो वो चल रहा है उसका जो फ्लो है वो नहीं कम हो रहा। फ्लो को बाद में जब उसमें फॉर एग्जांपल 100 अरब रुपये का फ्लो में इजाफा हुआ तो 100 अरब रुपया बजट से निकाल के उसको ज़ीरो कर दिया। असल में तो नुकसान अपनी जगह पे हो रहा है। जो दूसरी स्टेट ओन एंटरप्राइजेज में इस्लाहात की बात है, बिल्कुल भी नहीं इस्लाहात हो रही। आप इनकी जो वजारत ख़जाना ने एक रिपोर्ट जारी की है वो इन एसओईज़ के ऊपर उनकी परफॉर्मेंस कैसे रही माली साल 2024-25 में, वो आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। उसमें जो जिस किस्म से इनकी जो वल्नरेबिलिटीज़ थी, जो इनके मसाइल, इनको खुल के बयान किया और बताया गया कि कहाँ कहाँ पे क्या मसले हैं। एक जो चीज़ पिछले 1 साल में हुई है वो आपकी PIA की निजकारी हुई। अब उसके क्या फैक्टर्स हैं, कैसे हो गई, कितना उसके पीछे सपोर्ट थी। अब हर निजकारी के लिए आप फिर ऐसी ही सपोर्ट आपके लेके आ रहे हो। अगर इनका मकसद नुकसानात को कम करना होता तो फैसलाबाद, लाहौर और गुजरांवाला की जो ये 3 कंपनी है मेरे ख्याल से, यही है, ये तीनों कंपनियां तो इनकी निजकारी के लिए ये इश्तिहार ना देते, ये इश्तिहार देते पेशावर का, ये इश्तिहार देते हैदराबाद की इलेक्ट्रिसिटी, ये सखर का देते, इनके इश्तिहार देते तो मुझे समझ आती कि यहाँ पे नुकसान। आपके पास जो इदारे रिलेटिव टर्म्स में बेहतर हैं, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उनको आप बेचना चाहते हो और जो जहाँ से नुकसान हो रहा है उनकी तरफ आप मैं राना साहब इस बात को एक और हवाले से आगे डॉक्टर इकराम हक साहब की तरफ लेके जाता हूँ। डॉक्टर साहब मैक्रो लेवल पे बात करते हैं। एक तो ये देखें कि जो लाइन लॉसेज हैं उनका कितना कंट्रीब्यूशन है और दूसरा कैपेसिटी पेमेंट उन मुआहदों के अंदर जो एक ऑर्गेनिकली इन बिल्ट है वारदात 1993 से। सेकेंडली मैं आपसे दूसरे सवाल का ऐसा ये है कि जो सब्सिडीज़ हैं एज पर UNDP रिपोर्ट $23 बिलियन, फिर 4.1% ऑफ द GDP जो ठेकों में से ये वारदात करते हैं, जो खुद रिपोर्ट इन्होंने बनाई थी। डोंट यू थिंक कि अगर ये प्लग कर सकें हम तो ना हमें IMF की ज़रूरत है और ना ये रोने धोने की ज़रूरत है। जनाब डॉक्टर इकराम साहब। जी बहुत शुक्रिया। दरअसल ये सारी चीज़ें तो वो अलामतें हैं जो बता रही हैं कि मर्ज दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है बजाय बेहतर होने के। मगर रूट कॉज क्या है इन तमाम जो बीमारियों की अलामात का, वो तो एक ही है कि रियासत जो है वो एक ऐसा हमारा तासुर पेश कर रही है कि बस उसको हर तरफ से एक्सट्रैक्शन करनी है और एक डेट सर्विसिंग का बहुत बड़ा उन्होंने मशीन है उसके अंदर बस उसको दिए चले जा रहे हैं, नोट छापने हैं और महंगाई भी बढ़ानी है। ये सारे गवर्नेंस के इशू जो आपने बताए हैं, इसके बारे में तो IMF से भी चले डायग्नोस्टिक रिपोर्ट आ गई, अब उसका ख़ास जिक्र नहीं हो रहा। मगर हर तरह की जो बीमारी की तशख़ीस थी वो करके देख ली, उसमें गवर्नमेंट के लोग भी, इंडिपेंडेंट लोग भी, कोई शायद कमी रह नहीं गई है। मगर इलाज कोई नहीं करने को तैयार होता, क्योंकि इलाज जब करेंगे तो रियासत का ढांचा बुनियादी तौर पर जो उसका लेटेस्ट स्ट्रक्चर है वो बदलना पड़ेगा। जिसकी तरफ आपने इशारा फरमाया कि वो जो हमारे परकोजिट्स हैं, जो हमारे बेनिफिट्स हैं, जो टैक्स पेयर मनी से जाते हैं, चाहे वो SOEs में हों, हुकूमत के अपने इदारों में हों, या इवन आप प्राइवेट सेक्टर देखें, वो भी बहुत बड़ा रेंट सीकर है, वो भी टैक्स पेयर मनी के जो ऊपर सब्सिडीज़ मांगता है। तो ओवरऑल इस जो है ममलकत खुदादात का जो ढांचा है वो सवाए रेंट सीकिंग के, लूट मार के और करप्शन के कुछ बचा ना। और उसी पे ही हम हर वक्त जब बात करते हैं तो ये सिम्टम्स हमें हर साल मुख्तलिफ शक्लों में ज़्यादा होते हुए नज़र आते हैं। तो जब तक बुनियादी चीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे, ये तो हम हर साल बहस करेंगे, हर साल नंबर बताएंगे, आर्टिकल्स भी लिखेंगे, मगर मसला किसी तरह हल नहीं होगा। आप देखिए कि ये अभी जो आखिरी हमने फिस्कल ऑपरेशंस का जायज़ा लिया, ये अब होते होते 9 महीने के अभी उन्होंने डाले हैं। और उसके बाद जो शहबाज साहब की रिपोर्ट्स हैं, जो महताब साहब की रिपोर्ट्स हैं, अगर वो अप्रैल का महीना भी शामिल कर लें और मई भी अब ख़त्म होने वाला है, तो ये तो बहुत मुश्किल में हम आने वाले दिनों में अपने आप को पाएंगे। और दूसरी तरफ IMF फरमा कर गए हैं कि
आप अब 15 ट्रिलियन का टैक्स इकट्ठा कर लें। अब ये कोई इसमें सेंस नज़र नहीं आ रही है कि आप बिला वजह लोगों से जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनसे टैक्स लिए चले जा रहे हैं। और आपने बात की थी FBR के रिफॉर्म्स की, वो रिफॉर्म्स कहाँ होने हैं? वो तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्टिव मशीनरी बनती जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा गलत तरीके से टैक्स इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। और ऐसी उन्होंने डिमांड्स क्रिएट की हैं, ऐसी हरकतें की हैं कि जो पूरी दुनिया में कोई नहीं होती। मगर उनके चेयरमैन साहब को तो मेरे ख्याल में कोई पूछ भी नहीं सकता। वो साफ कहते हैं सेनेट की कमेटीज़ के सामने कि जी अगर मुझसे ज़्यादा पूछेंगे तो फिर मैं इन कैमरा बताऊंगा कि कौन कौन से पॉलिटिशियंस जो हैं वो मुझे मना करते हैं काम करने से। अब ये है वो असल बात जिसकी तरफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इशारा करती है कि रियासत के अंदर कोई अनहोली अलाइंस है लॉ बनाने वालों का, लॉ इम्प्लीमेंट करने वालों का और लॉ तोड़ने वालों का। जब ऐसा अनहोली अलाइंस इन तीनों के दरमियान हो तो रियासत की यही शक्ल होती है जो हमें नज़र आ रही है। ये मेहताब साहब जी आप बात करें जो टैक्स मैं एक मिनट, यानी ये वो कह रहे हैं जनाब कि मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। इससे पहले वो कौन भले सब भला सा नाम था उनका, वो भी हमारे FBR के चेयरमैन थे जो चले गए थे। जी मैं भी तो अंदर संगा ये। और फिर आज मैं एक इश्तिहार भी देख रहा था कि हम इतने हज़ार का टैक्स लोग खा जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर थी साथ, तो मतलब खा जाते हैं तो ज़रूर आपकी नोज़ के नीचे खा रहे हैं।